माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हों। सबका साथ सबका विकास का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए वज्र मॉडल को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मेरा लक्ष्य इस नींव को और मजबूत करते हुए एसडीजी 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति हरियाणा के विकास में मेरे विजन का मूल मंत्र है और वर्ष 2023-24 के इस बजट का आधार है अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षिता विवर्धनी वदस्ते तीर्थे प्रतिपादनी च, अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। मैंने अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप
राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। राष्ट्रीय प्रत्यक्ष आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपए होने की संभावना है। जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 से में 1,47,382 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,000 रुपए होने की संभावना है। राज्य के जीएसडीपी के क्षेत्रवार संरचना के रुझान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन संकर बीजों के 27 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से बाजरे की खेती की उत्पादकता, इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गत वर्ष मैंने प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 में 2,238 किसानों की पहचान की गई और 5,906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मांगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि, जो जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है, पर बल देने का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 के में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। विदेश में हरियाणा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और युवा अधिकारिता उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल को सक्रिय किया है। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में हैं, को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। इस योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। HKRN सरकारी क्षेत्र में अनुबंध पर जनशक्ति की तैनाती के लिए प्राथमिक स्रोत बन गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.00 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर जनशक्ति को नियुक्त करता है, जिसका प्राथमिक मापदंड न्यूनतम योग्यता का आधार और पात्र आवेदक के परिवार की आय की स्थिति है। निजी ठेकेदारों द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त जनशक्ति का शोषण बीते दिनों की बात हो गई। हरियाणा रोजगार कौशल निगम जनशक्ति की नियुक्ति, उनकी सेवाओं के प्रबंधन, समय पर वेतन का भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और श्रम कल्याण उपकर के वैधानिक योगदान के अनुपालन के लिए एक प्रौद्योगिकी पोर्टल का उपयोग करता है। वर्ष 2023-24 में HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए CET के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला सुधार प्रभावी स्थानीय प्रशासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का था। कई क्षेत्रों से आलोचना के बावजूद इस कदम को संवैधानिक रूप से मान्य ठहराया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसकी प्रशंसा की। हरियाणा में एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50% कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके PRI में पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निधियों के अनुमोदन के व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए हाल ही में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा शुरू की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण लोगों के और अधिक फायदे के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को समझेंगे। शहरी स्थानीय निकायों की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी और बिजली की खपत पर टैक्स जैसे राजस्व के विशिष्ट स्रोत ये भी प्रदान किए गए हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि PHC, ग्रामीण सड़कें, जिनका इस समय रखरखाव हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों, ग्रामीण स्टेडियमों, पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। साथ ही स्वीकृत 2,237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है, जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इन पदों को 23-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जिन खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पदक तालिका में 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिनमें से 41 स्वर्ण पदक हैं। मैं इस अवसर पर हरियाणा के सभी विजेताओं, 5 बार खेल हुए हैं, हम पहले ही दूसरे पर रह रहे हैं, 2 बार हम पहले पर आए, 3 बार दूसरे पर आए, तो लगातार ये क्रम चलता है। एशियाई खेल इस साल होने वाले हैं और सरकार ने इन खेलों की तैयारी के लिए हर पात्र खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने युवा नवोदित खिलाड़ियों के लाभ के लिए राज्य भर में 1100 खेल नर्सरियां स्थापित की हैं। मैं अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर प्रत्येक की क्षमता वाले हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य
अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। अन्य खेल विधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। इन सुविधाओं का निर्माण वर्ष 23-24 में शुरू किया जाएगा। सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर राई सोनीपत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पोषण और खेल शिक्षा जैसे खेलों से संबंधित विभिन्न विषयों में अनुसंधान अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि खेल विश्वविद्यालय 23-24 में काम करना शुरू कर देगा। खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा होता है और ये चोटें खेल में उनके कैरियर को बाधित करती हैं। खिलाड़ियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मैं मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो खिलाड़ियों को 2 साल तक के लिए चोटों और उनके कैरियर में व्यवधान के मामलों में मदद करेगी। योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से किया जाएगा। योजना का विवरण अलग से नोटिफाई किया जाएगा। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले में उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। इसमें वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण, खेल चोट पुनर्वास और खेल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं 23-24 में हिसार और रोहतक जिलों में भी ऐसे ही केंद्रों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। 2023-24 के लिए खेल क्षेत्र को 566 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के 11.5% अधिक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएम श्री की परिकल्पना 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है। पीएम श्री के तहत हर स्कूल में, हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, जिन्हें पीएम श्री मॉडल संस्कृति स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एनईपी 2020 में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जहां भी आवश्यक हो सरकारी उच्च विद्यालयों को दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का निर्णय लिया है, ताकि विद्यार्थियों, विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। पीपीपी में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। 2022-23 के दौरान स्कूल प्रबंध समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70,000 ड्यूअल डेस्क प्रदान किए गए हैं। अनुभव के आधार पर मैं सभी शेष सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि स्कूल में किसी विद्यार्थी को जमीन पर न बैठना पड़े। 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने 6 प्रकार के सिविल कार्य, नए कमरों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, मरम्मत, पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, स्कूल व चारदीवारी की मरम्मत एवं रख रखाव, मिट्टी भरने का निर्णय, ये सब लिया है। राज्य सरकार ने इसके सफल कार्यान्वयन के बाद वर्ष 23-24 में एसएमसी के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों का निष्पादित करने का निर्णय लिया है। राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में हाल के वर्षों में प्रभावशाली सुधार आया है। ये आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। हरियाणा में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य, केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 छात्रों जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है के लिए सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी।
1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कॉलेज और पॉलिटेक्निक को शिक्षकों को प्रेरित करने की दृष्टि से एक शिक्षक पुरस्कार योजना भी अधिसूचित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों से 5.2% वृद्धि है। स्वास्थ्य, पिछले साल मैंने घोषणा की थी कि सरकार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन सभी परिवारों को कवरेज प्रदान करेगी जिनकी पीपीपी के अनुसार वार्षिक आय 1,80,00,000 रुपए तक है। अभी तक 15.5 लाख परिवार आयुष्मान के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे। पीपी डाटा का उपयोग कर अंत्योदय इकाइयों का व्यापक स्थायी स्वास्थ्य बीमा अर्थात चिरायु आयुष्मान भारत के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। इनमें से 14.5 लाख परिवारों का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 2023-24 में मैं चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव करता हूं पीपीपी में जिनकी वार्षिक स्थापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50% कवर करते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष 1,500 रुपए का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा। पहले से चिन्हित 29.9 लाख परिवारों के अलावा लगभग 8 लाख ऐसे परिवार हैं जो चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इस योजना के पात्र होंगे। मैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपए प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। परिणाम स्वरूप अब हम राज्य की 54% से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे। 2,17,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी विदेश तक के 5F विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने के लिए मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देने के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्षेत्र अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार में पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसएमई रैंप योजना शुरू की है। सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर राज्यों में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। एमएसएमई को नई औद्योगिक प्रगति के साथ बने रहने में मदद करने के लिए सरकार एमएसएमई विनिर्माण, नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी। हरियाणा में निर्मित होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण में सुधार और एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में नए परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखेगी ताकि उद्यमी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त कर सकें। एचआईडीसी प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा जो इसके औद्योगिक एस्टेट में किफायती लीज रेंट पर पेश किया जाएगा। एमएसई के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और औद्योगिक असीमित बिजली आपूर्ति को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए यानी यूपीएस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना की जाएगी।
सरकार ने वित्त तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मामलों के त्वरित निपटान और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र स्तरीय सुविधा परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई एडवांसमेंट यानी पदमा के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम के माध्यम से वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सक्षमता के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है। पद्मा की नीति 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पद्मा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पद्मा डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश करेगी। वर्ष 2021 में मैंने अनुसूचित जाति के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए HSIDC द्वारा आवंटित प्रौद्योगिक भूखंडों की कीमत में 10% की छूट देने की योजना की घोषणा की थी। मैं अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्यों में छूट को 20% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे आवंटन के 3 साल के भीतर परियोजना को लागू करें। यह राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोटे अनाज वर्ष में सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। ये उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। माननीय सदस्यगण, 1 मिनट। मुख्यमंत्री जी, मैं एक घोषणा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मनीमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है। पीडब्ल्यूडी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पहल और सबसे बड़ी प्राथमिकता पीडब्ल्यूडी B&R की सड़कों का उचित अनुसंरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना है। सर्दी कम होने के साथ ही
सरकार मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि ये अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2,954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। वर्ष 23-24 में मैं 5,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा अगले वर्ष नाबार्ड की सहायता से 553.94 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ा और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार राज्य में 14 नए बाईपासों का निर्माण शुरू करेगी। अक्टूबर 2014 से 2022 तक, नवंबर 2022 तक 104 आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू किया गया, जिनमें से 58 आरओबी और आरयूबी पूरे हो चुके हैं। 46 आरओबी आरयूबी का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 23-24 के दौरान सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण करेगी। मैं वर्ष 2023-24 में लगभग 214 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वाया बल्लभगढ़ सोना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। 723 करोड़ रुपए की लागत से हिसार एलिवेटेड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्त पोषण के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को हाथ में लिया है। इनमें से इस्माइलाबाद नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम दौसा खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के भी वर्ष 2023 में चालू होने की संभावना है। सोनीपत, रोहतक, जींद और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली